सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में टॉपिक्स देख के लग गया होगा कि कुछ पुराने टॉपिक्स भी हैं एंड कुछ आज के टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं। बाकी लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज के द हिंदू में हमारे लिए क्या क्या है। एंड आई होप आज लास्ट डे है जुलाई का, होप क्या है ही 31 जुलाई है। एंड इट इज़ आप हम्बल रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर एक वार्निंग तो हम नहीं कहेंगे। यू पीपल आर already grown enough to understand what exactly right for you and what is not right. तो 1 अगस्त है कल से। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर इस टाइम पे क्लैट का नोटिफिकेशन आने ही वाला था, एक आध हफ्ते में आया भी था। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी क्लैट एंड आईलेट एस्पिरेंट जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया था अभी भी वक्त है, प्लीज़ डू स्टार्ट। Otherwise it will create a problem, it will create problem for you only। और जिन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छूट गया है, तो नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है, still you can catch up, but the condition is कि आपको दिवाली, राखी और इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन ना करके थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना होगा, बिकॉज राखी और दिवाली अगले साल भी आएगी। आपका क्लैट एग्ज़ाम जब अगले साल आएगा तो वो अफोर्डेबल कहीं से भी नहीं है, राइट। एंड इट इज़ वेरी गुड सेइंग कि यू कैन नॉट अफोर्ड द सेकंड चांस, यू हैव टू डू इन द फर्स्ट ओनली, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, जस्ट गिव इट लाइक दिस, राइट। सिक्योर बेस्ट रैंक। और जिनको लगता है कि न्यूज़पेपर आज से पढ़ें तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा। जो डेली पढ़ रहे हैं उनको भी पता है ये बातें कि चीज़ें रिपीटेड होती हैं। आज की काफ़ी सारे टॉपिक्स लास्ट वीक के हैं, तो हो जाएगा, भरोसा रखो, राइट। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आई एम देयर फॉर यू एनी टाइम एनी प्लेस, राइट। सो थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इन टुडेज द हिंदू। ठीक है, चलिए। तो पहला हमारे पास टॉपिक है नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। ठीक है, नो ट्रस्ट मोशन पहले भी बहुत बार आया, और नो ट्रस्ट मोशन का क्या पर्पस होता है, ये डिफीट भी हो जाए तो उससे मैटर नहीं करता, एंड वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ डिफीटेड मोशन। बट हाँ, नो ट्रस्ट मोशन लाने का इंटेंशन क्या है ये देखना ज़रूरी है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। ये आपका लीगल प्लस सीए दोनों का ही टॉपिक है, कंबाइंड एफर्ट यहाँ पे मिलेगा इन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द लोकसभा। ये पूरे ह्यू एंड क्राई में ही पास हुआ है, तो देखेंगे आप। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं दैट आई विल बी एडिंग, एंड आप उसमें नोट्स बनाइएगा क्योंकि वो याद करने वाली चीज़ें हैं। आई कैन नॉट प्ले दैट मच रोल इन दैट। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंसेस अ मैन ग्रूव सेल। मैन ग्रूव सेल लास्ट ईयर से इंपॉर्टेंट में है, तो प्लीज़ जस्ट गो अबाउट इट कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, एंड क्लैट कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस और आईलेट ऑल्सो। मिनिस्ट्री डाउट्स ऐप नंबर्स ऑन केसेस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ यू रीड विद द पर्पस ऑफ द लीगल एंड सी, इट इज अ वेरी 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 नाइस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द गो फर्स्ट फ्लाई लीज्ड प्लेन्स एनसीएलटी। लास्ट टाइम पे एनसीएलटी ने ही इस पे वो गो फर्स्ट ने ही बैंक्रप्सी फाइल की थी। फाइनली इसका बैंक्रप्सी में भी थोड़ा बहुत ओवर हो रहा हो, देखते क्या होता है। स्टेट स्लैक्स रिस्पॉन्स टू लिंचिंग, दिस इज द मॉब लिंचिंग डेटा, और देखेंगे मॉब लिंचिंग डेटा क्या है। व्हाट इज सैम अल्टमन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, ये आइरिस स्कैन से रिलेटेड है, तो देखेंगे ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। मल्टीपल टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स पास्ट वीक की भी हैं, और जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो इन दोनों टॉपिक से फेमिलियर होंगे, स्कैवेंजिंग एंड लिंचिंग, क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं डैट कैन बी आस्क्ड इन द लीगल और द सीए पार्ट, और इन द इंग्लिश पार्ट, और इन द रीजनिंग पार्ट। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग और लिंचिंग से क्लैट आपको इंग्लिश का एक बहुत अच्छा स्टोरी, पोएट्री कुछ भी बना सकता है। एक बार क्लैट ने बनाया था, आई गेस कि इट वाज द पेपर ऑफ 2020 और 21, एक स्टोरी थी दैट हैज़ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट सच थिंग्स। और बहुत लोगों को लगता है कि ऐसी स्टोरीज़ कहाँ आती हैं, तो द हिंदू में ही सैटरडे संडे आती हैं, पढ़ा करो स्टोरी, हर चीज़ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जाती है ना। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है अब इन टॉपिक्स का डिटेलिंग करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एडमिटेड इन लोकसभा। देखो, नो ट्रस्ट मोशन वी नो डैट कि अभी के टाइम पे लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट हैव मेजॉरिटी। देयर इज नो वे दैट ऑल द कोलिएशन कम्स एंड देन डिफीट मोदी, इट इज जस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ये एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ अ पॉलिटिकल फियास्को, सो वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट।
ठीक है। अब रही बात मोदी गवर्नमेंट की इस मोशन के फेलियर की, तो ये मोशन लाया क्यों गया? ये मोशन इसलिए लाया गया ताकि कभी कभार इस तरह के मोशन लाए जाते हैं कि सरकार को प्रेशर डाल के, कभी कभार ओपोनेंट प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करता है और ये चाहता है कि सरकार इस मुद्दे पे बात करे। अच्छा, अभी कौन सा मुद्दा है? अभी है मणिपुर वाला वायलेंस। तो मणिपुर वाले मुद्दे पे अपोजिशन वांट्स मिस्टर मोदी टू टॉक अबाउट, एंड वी रियली वांट मिस्टर मोदी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है, वी वांट हिम टू टॉक। लाइक इन 2017 व्हाट ही सेड कि भाई जिन्हें वायलेंस कंट्रोल नहीं करना आता उन्हें मणिपुर पर सरकार चलाने का कोई हक नहीं। तो सेम गोज फॉर यू मिस्टर मोदी ऑल्सो, राइट। उन्होंने ही ट्वीट किया था 2017 का, आई गेस की एक ट्वीट है उनका। तो अब यही ऑपोजिशन यहाँ पर चाह रही है कि चर्चा कराया जाए। जवाहरलाल नेहरू के साथ भी हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने बोला भी था उस नो कॉन्फिडेंस का, वो डिफीट हुआ था उनके अगेंस्ट। फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में आया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, पंडित नेहरू के टाइम पे 1963 में, और उस टाइम पे वो मोशन भी डिफीट हुआ बिकॉज पंडित नेहरू हैड द मेजॉरिटी। बट व्हाट पंडित नेहरू सेड कि यस ऑपोजिशन डिड दिस एंड दिस इज अ समथिंग हेल्दी, इट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस इन अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, इट इज वेरी हेल्दी प्रैक्टिस कि ऑपोजिशन आ रहा है, पार्टी आ रही है, बात कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, दिस इज वेयर द डेमोक्रेसी स्पिरिट स्टार्ट्स, राइट। तो यही चीज है यहाँ पर भी। फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मूव्ड इन 1963, टोटल 26 नो कॉन्फिडेंस मोशन इशूड हुए हैं, बट अगर इस वाल को जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाएंगे, ये नंबर याद रखना प्लीज। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दैट इज द 15 इन टोटल, ठीक है। 3 इन द लास्ट 25 ईयर्स, 993 नरसिम्हा राव के अगेंस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के टाइम पे, वाजपेयी गवर्नमेंट 1999 गवर्नमेंट लॉस्ट बाय 1 वोट। तभी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज मेरी 1 वोट से सरकार गई है, एक समय आएगा कि कांग्रेस 1 वोट को तरसेगी, ठीक है। चलिए वो तो बोलने वाले की बातें हैं। अगेंस्ट द वाजपेयी गवर्नमेंट, एंड वाजपेयी गवर्नमेंट लॉस्ट इन 2003। उसके बाद यूपीए की सरकार आई थी। इट वाज अ ट्रस्ट वोट आफ्टर सीपीएम लेड फ्रंट विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ओवर द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, गवर्नमेंट प्रूव इट्स मेजॉरिटी। डॉक्टर सिंह के भी अगेंस्ट हुआ था, और ये आई थिंक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज अ मोस्ट सीरियस, नहीं कहेंगे, सबका अपना ओपिनियन, इट्स गुड कि भाई डॉक्टर सिंह ने कहा भी था कि अगर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के बाद अगर मेरी सरकार गिरानी भी पड़े मुझे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील। लिमुआ का डील करके आए थे, राइट, जिसको आज मोदी जी आर्टेमिस तक लेके गए हैं, वो उस टाइम की डील थी, ठीक है। वो बहुत पुरानी डील है इंडिया यूएस के, दैट वाज द नीड ऑफ दैट आवर, ठीक है, कि हम यूएस सिविल न्यूक्लियर डील करें यूएस के साथ, और हमने किया भी। एंड नाउ वी हैव द रिजल्ट्स, वी हैव द फैसिनेटिंग रिजल्ट्स रिगार्डिंग द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील्स, राइट। तो ये कुछ डील्स ऐसी भी हुई हैं जिसके सरकार को नो कॉन्फिडेंस, दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट कि हाँ आई विल डू दिस वर्क नो मैटर व्हाट द हेल इज गोइंग टू, नो मैटर व्हाट द हेल इज रिजल्ट इज, आई डोंट केयर, ठीक है। तो वही चीज़ था, इस बार का भी नो कॉन्फिडेंस है, इतना इसका बतंगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये तो हार गए नो कॉन्फिडेंस, वो हारेंगे ही, वी एवरीवन नोज दैट, बट हाँ इसका पर्पस सक्सेस हो जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो स्पीकर है ओम बिरला साहब, तो स्पीकर को ये दिया जाता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पेश हुआ था? केवल लोकसभा में, क्योंकि सरकार की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कहाँ से प्रूफ होती है? लोकसभा से, ठीक है। तो केवल पहली बात तो लोकसभा में ही इशू होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई भी ला सकता है, कोई भी मेंबर ला सकता है, बशर्ते 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए उसके पास, और वो स्पीकर के पास जाएगा और नो कॉन्फिडेंस के लिए बोलेगा, फिर स्पीकर अपना अगले बार वोटिंग करवाएंगे। अच्छा, इस बार कांग्रेस पार्टी के डेप्यूटी लीडर हैं गोगोई साहब, उन्होंने मूव करा है ये मोशन, ठीक है। स्पीकर है ओम बिरला साहब। मोशन वाज प्रपोज किया था इस मोशन को एमपी गौरव गोगोई ने ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज इंडिया अलायंस, जो इनका एक ग्रुप अलायंस है उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रपोज किया इसको। तो अब देखना यही है कि भाई इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होता है या फिर डिफीट होता है। चलो फिर आगे है कि नो कॉन्फिडेंस होता क्या है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड हाउस होता है वहाँ पर ये कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। अब इस बार 75 क्लॉज 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बारे में बात करता है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात नहीं करता है, ये बेसिकली बात करता है कि गवर्नमेंट तभी तक सरकार में रह सकती है जब तक उसको विल ऑफ द पीपल सपोर्ट करता है। तो 75 क्लॉज 3 जो है ये विल ऑफ द पीपल के बारे में बात करता है। अब ये विल लॉस हो जाए तो उसके बाद सरकार गई काम से। अब नेक्स्ट देखें,
कि फॉर द टेस्टिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्स, लोकसभा हैज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रोसीजर्स अगर बात करें तो एक रॉपकॉप होता है एक चीज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, तो उसका रूल 198 इस बारे में बात करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है आइदर कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के बारे में। ये बात थोड़ा याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में नो कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया, तो किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया है। 75 क्लॉज 3 केवल ये बताता है कि हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू द विल ऑफ द पीपल। अब वहीं से इंटरप्रिटेशन और उसके बाद आगे चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर लोकसभा के रूल की बात की जाए तो रूल 198 इस बारे में एक्सप्लिसिटली बात करता है। चल फिर नेक्स्ट है हु कैन मूव द नो कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली कोई भी एमपी 50 का उसको सपोर्ट होना चाहिए। और नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में मूव नहीं हो सकता, ये बात कर चुके हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट डील अबाउट द नो कॉन्फिडेंस। तो प्लीज रीड अबाउट नो कॉन्फिडेंस वेरी केयरफुली एंड वेरी प्रिसाइजली, राइट, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, 2-4 बातें हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना है खुद को, काम से काम रखना है, ठीक है, प्यार से चीज़ों को डील करना है, ठीक है। चलिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द लोकसभा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल पास हुआ है भाई, गवर्नमेंट अलग ही मिजाज में है, जहाँ पर डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना है वहाँ पर आप पेड़ काट रहे हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं इनके बारे में, ठीक है। अभी रिसेंटली एक और बिल आया था गिग वर्कर्स का, वो भी याद रखना, राजस्थान वाला, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, इंडिया का कमिटमेंट है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और ये सॉवरेन राइट्स ओवर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में बात करता है कि कंट्री के राइट्स हैं। एक्ट रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज और लोकल बॉडीज से डील होता है। दिसंबर में ये बिल आया था। अब बिल ये क्या कहता है कि इंडियन सिस्टम मेडिसिन एंड कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर में करना है। इसमें एक एग्रीगेटर्स और प्राइमरी एम्प्लॉयज़ की बात हुई है। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, डिजिटल इंटरमीडिएटरीज कनेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, एंड प्राइमरी एम्प्लॉयर्स इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंगेजिंग इन द प्लेटफॉर्म बेस्ड। my bad, this page is not of this. सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ओवरऑल यही है कि वो जितना भी बॉर्डर एरियाज़ है उसके 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर का कवरेज करेंगे, और फिर उसमें गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डिक्लेयर कर सकती है, नॉन फॉरेस्ट एरिया को, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। और अगर इस तरीके से कवर करने लग जाओ तो आपका बस दिल्ली का छोटा सा पोर्शन बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचने वाला, राइट। चलिए, वेस्ट बंगाल अनाउंसेस अ मैनग्रोव सेल। ये मैनग्रोव अलायंस भी बना था लास्ट ईयर जब कोप हुआ, तो मैनग्रोव अलायंस की बात हुई। प्लस अगर बात करें हमारा ये बजट, यूनियन बजट के बारे में, तो यूनियन बजट में एक और बात आई थी, नमस्ते स्कीम, नमस्ते तो नहीं, मिष्टी, यस, मिष्टी स्कीम था एक, जो कि मैनग्रोव से ही रिलेट करता है। मिष्टी स्कीम, ये यूनियन बजट का स्कीम, और ये मैनग्रोव से रिलेटेड है। और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मैनग्रोव मिलता है वो है सुंदरबन डेल्टा। बाकी और भी जगह पे है, आपको गुजरात वाले सर क्रीक वाले रीजन में मिलेगा, बट वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मैनग्रोव। अब मैनग्रोव इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैनग्रोव जो है वो सॉल्टी नेचर होता है उनका, ठीक है, और उसके बाद सॉल्टी होता है, प्लस वो ओशन के वाटर को रोकता है। तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ओशनिक वेव्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है, तो इसलिए मैनग्रोव थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चल, अब ये कुछ लोकेशंस है, तो इसको प्लीज़ एक बार देख लेना कि क्या क्या एरियाज़ है मैनग्रोव में आते हैं। बाकी कुछ देखने की इसमें एज सच नीड नहीं। अब वेस्ट बंगाल 40% मैनग्रोव है भाई। इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम बना रहे हैं इंटरनेशनल। अच्छा, मैनग्रोव समवट समवेयर रिलेटेड टू द वेटलैंड्स, तो वेटलैंड को भी इसमें देख लेना। वेटलैंड और रामसर कन्वेंशन 2 फेब से इसको लिंक करना वेटलैंड को। इंटरनेशनल डे ऑफ मैनग्रोव कन्वेंशन 26 जुलाई, और यूनेस्को 2015 से इसको अडॉप्ट करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखना। पर्पस क्या है, अवेयरनेस रेज करना है कि भाई मैनग्रोव होता क्या है, इनको प्रोटेक्ट करना है, हमें इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करना है। बाकी ये कहाँ कहाँ मिलता है वो मैप में मिल गया था, तो बेटर आई वुड से कि मैप के थ्रू ही सजेस्ट कर लो उसको। बाकी इसमें दिमाग ख़राब करने की नीड है नहीं। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, इंटर टाइडल जोन्स में मिलेंगे आपको, लैंड एंड सी जहाँ मीट मरती है वहाँ मिलते हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। एलिट कभी कभार फोकस करता है इन टॉपिक्स पर, ठीक है। सम कॉमन स्पीसीज ऑफ मैनग्रोव आर रेड मैनग्रोव। अब ये डिपेंड करता है उनके कलर्स पे, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, एंड
बटनवुड मैनग्रोव्स हैं। नाउ गो फर्स्ट कैन फ्लाई लीज्ड प्लेन्स NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फाइनली गो फर्स्ट को अपना हरी झंडी दे दी है भाई कि चलो सही है, अब करता है आपको, आप अपना जो लीज फ्लाइट्स है उनको उड़ा सकते हो। पहले इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी जून के महीने में, और जून था आई गेस और मई का महीना था जिन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की, फर्स्ट वीक ऑफ जून ही था आई गेस। अब उसके बाद अब इन्होंने एनक्लैट ने इन्होंने इजाज़त दे दी है कि जो लीज प्लेन है आप उनको फ्लाई करिए। अब लेजर्स लॉक्ड आउट क्या था, द इंसॉल्वेंसी कोर्ट से DGC हैड नॉट डी रजिस्टर्ड द एयरक्राफ्ट विच देयरफॉर कैन बी यूज्ड बाय गो फर्स्ट। उन एयरक्राफ्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं जिनको डी रजिस्टर नहीं किया गया है बाय द DGCA। NCLT noted it was the duty of the interim resolution professional to ensure airline wise going concern। तो ये एयरलाइन के कंसर्न से रिलेटेड बातें कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं उसमें नहीं है। The only relief granted to the lessons was on the plea seeking protection and maintenance of aircraft, कि भाई प्रोटेक्शन मेंटेनेंस ये सब आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक था इसमें टॉपिक, The insolvency court rejected pleas from 6 aircraft lessors including a demand for barring Go First from using their aircraft and order restraining the resolution professional from using the aircraft would amount to corporate death, the NCLAT adds। कि भाई आप उन्हीं उसका यूज़ करेंगे एयरक्राफ्ट्स का जिनका ये डिमांड गो फर्स्ट कर रहा है यहाँ पे, उन्हीं का जिनका ये इन्होंने लाइसेंस कैंसिल नहीं किया था, बाकियों का नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, बाकी पुराने से रिलेट करो, ये लीगल रीजनिंग का अच्छा टॉपिक बन सकता है अगर कोई बनाए तो, ठीक है। चलिए, स्टेट लैक्स रिस्पॉन्स टू द लिंचिंग। लिंचिंग इंडिया में कोई नया टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी पुराना टॉपिक है जो कि रिलीजियस होता है एंड सो कॉल्ड रिलीजियस प्रोटेक्टर्स इस चीज़ को मोटिवेट भी करते हैं। अब लिंचिंग बाय क्राउड, ठीक है, मॉब लिंचिंग, जब क्राउड किसी एक पर्सन को किसी पर्पस के लिए मारती है, दैट इज़ अ क्राउड। जब कोई क्राउड जब कोई क्राउड लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेती है तो दैट अमाउंट्स टू लिंचिंग। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 पर्टिकुलर स्टेट्स, इसमें महाराष्ट्र, बिहार, MP ऐसे स्टेट्स हैं जो लिंचिंग में सबसे ऊपर हैं, तो इस पर गवर्नमेंट से डेटा मांगा है। अगर आप देखो तो दिस इज़ द लिंचिंग डेटा, और किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लिंचिंग इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, MP एंड हरियाणा, कि भाई कंसिस्टेंट फेलियर है आपका, कैसे करिएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन भी इसमें शामिल है। 4 आर्टिकल शामिल, मतलब लिंचिंग में शामिल नहीं, उनसे भी ये रैम्पेंट राइज उन्होंने बताया कि हुआ है, ठीक है। ये कुछ 4 आर्टिकल जो इसे रिलेट करता है, आर्टिकल 14, 15 एंड 21, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी इसका एक पार्ट है। एक केस था तहसीन पूना वाला जजमेंट, वो आप थोड़ा सा याद रखिए कि ये सैक्रोसेंट ड्यूटी होती है स्टेट की कि वो सिटीजन के सिक्योरिटी को मेंटेन करे। तो ये सब चीज़ें हैं, कोर्ट ने रिफ्लेक्ट किया था कि भाई लॉस ऑफ वैल्यू एंड टॉलरेंस ये कभी भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पर, सबको मिलजुल के रहना है, क्या कर रहे हैं आप, स्टेट की ड्यूटी है। तो ये पूना वाला का जजमेंट थोड़ा सा याद रखिए। एंड काउ विजिलेंटिज्म पे ऊपर है कि गौ रक्षक के नाम पे लोग क्या क्या करते हैं, वी ऑल नो डैट, ठीक है। अच्छा, काउ अगर हम बात करें इज़ अ मिल्चिंग एनिमल, ठीक है, मिल्चिंग मतलब दूध देने वाली। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मिल्चिंग एनिमल्स के प्रोटेक्शन के बारे में लिखा हुआ है? लोग बोलते हैं कि भाई मिल्चिंग एंड काउ का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अरे भाई मिल्चिंग एनिमल्स का प्रोटेक्शन लिखा है एंड काउ इज अ मिल्चिंग एनिमल, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट नहीं करना है। अब कोई फार्मर है, कोई फार्मर अगर काउ रख रहा है तो इट रिक्वायर्स अ कॉस्ट, ठीक है। आप में से जिन्होंने भी कभी गाय को पाला होगा आपको पता है वो कितना महंगा है, ठीक है। अब उसको पालने के लिए खर्चा कहाँ से लाओगे, सरकार देगी खर्चा, ठीक है। तो लोग छोड़ देते हैं रास्ते में, तो उनको प्रोटेक्ट करो ना यार, तुम लोगों को मार रहे हो, ठीक है। वो एक गाना था नहीं, मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा सीखो, अपने लाइफस्टाइल में लाया जाए इसको। चलिए, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की बात करें तो फाउंडर इसकी अरुणा असफ अली जी हैं। फाउंडेड इन 1954, करंट प्रेसिडेंट अरुणा रॉय। तो इनका नाम थोड़ा सा देखना। नाउ सैम अल्टमन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट, ये आदमी अलग दुनिया में चल रहा है भाई साहब, आइरिस स्कैन वगैरह करवा रहा है। तो देखते हैं क्या है इसका सैम अल्टमन। ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या है, मतलब पता चल जाएगा आइरिस स्कैन से सब कुछ, ठीक है। ओपन एआई के CEO हैं सैम अल्टमन, जिन्होंने री इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड आइकन, एक प्रोजेक्ट है जो कि पॉपुलैरिटी ऑफ चैट GPT के क्लिप्स पे चल रहा है। द यूज़र नीड टू बी विलिंग टू स्कैन, यूज़र आइरिस स्कैन वगैरह देगा अपना, वॉलंटियर्स और वो ऑपरेटर्स पे साइन करेंगे, एंड दोज हु हैव देयर आइरिस स्कैन कैन कलेक्ट अ वर्ल्ड ID एंड कुड बी यूज टू क्लेम द WLD क्रिप्टो फॉर ट्रांजेक्शन।
क्रिप्टो ट्रांजेक्शन वर्ल्ड आईडी के लिए लोग अपना आइरिस स्कैन दे रहे हैं, कभी मत देना। आर्टिकल 21 याद रखना, राइट टू प्राइवेसी है और तुम्हारी प्राइवेसी निकल रही है। आइरिस स्कैन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे तो पुट्टा स्वामी का जजमेंट आया था। आइरिस स्कैन इन द आधार कार्ड कहाँ प्रोटेक्ट हो रहा है, यूआईडीएआई कहाँ प्रोटेक्ट कर रही है उन चीज़ों को, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन क्या है? वर्ल्ड कॉइन इज ए इनिशिएटिव टू, ये डिजिटल नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, एक डिवाइस है ऑर्ब का यूज़ करके, ऑर्ब ऑपरेटर्स, और वर्ल्ड आईडी प्रोवाइड करेगा और आप वर्ल्ड कॉइन यूज़ करोगे भाई सब जगह एकदम मस्त, ठीक है। मिनिस्ट्री डाउट्स ऐप नंबर ऑन केसेस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग जब हम बात करते हैं तो कुछ आर्टिकल्स हमारे दिमाग में आता है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 41 भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ एक और चीज़ आती है, इसमें मेंशन नहीं है बट हाँ उसको पढ़िएगा जरूर, दैट इज द रैट होल माइनिंग। ठीक है, अब मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर लेमन टर्म में समझे, जो नाले वगैरह साफ़ करते हैं लोग, तो ह्यूमन से जो साफ़ होता है, जो लोग साफ़ करते हैं, जो लोग नाले में उतरते हैं, उनको मैनुअल स्कैवेंजर्स बोला जाता है। लग रहा होगा कितना गंदा काम है, और वी यूजली से कि भाई ये काम हमारा नहीं है ना, लोग यूज़ करते हैं, उसको बुला लो, वो इस जाति का है। डेट्स वाई आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसके ऊपर भी है। गवर्नमेंट कह रही भाई ये नंबर सही नहीं है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग से डेथ्स 339 थी। ये कहीं से भी सूटेबल डेटा मुझे तो नहीं लगा इन पर्सन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डेटा बहुत बड़ा है, ये देखने में छोटा लग रहा है डेटा, बट इट नीड्स टू बी रिवाइज्ड। सीवियर डेथ्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ना थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की बात करें तो आर्टिकल 14, 17, 21, 23 लीगल प्रोविजंस के लिए प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2023 है, 2013 है सॉरी। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें एक लॉन्च था कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज था, वर्ल्ड टॉयलेट डे। नमस्ते स्कीम भी इससे रिलेट करता है, एंड यूनियन बजट में उसके अलग से भाई कॉस्टिंग भी डाली गई कि भाई सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्लस एक ड्राई लैट्रिन्स एक्ट है 1993 का। फिर उसके बाद राष्ट्रीय गरिमा अभियान है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिशन है जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिनका मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, कि द रेलेवेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एज रेजिस्टेंस जो आज आया है, और एक फ्राइडे और थर्सडे के न्यूज़ में था द एससीओ इज सक्सेस स्टोरी दैट कैन गेट बेटर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नीड टू सपोर्ट अ नो ट्रस्ट? आंसर बहुत आसान है, SATAT के बारे में बताना, बायोगैस से रिलेट करेगा। हु इज द करेंट DG ऑफ यूनेस्को? जस्ट टेल मी द आंसर। हु इज द नेम ऑफ द रोवर सेट ऑन द चंद्रयान मिशन? दैट इज अ वेरी इजी आंसर। हाउ लॉन्ग आर म्यांमार नेशनल्स अलाउड टू स्टे इन इंडिया विदाउट वीजा? ये मणिपुर और म्यांमार वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये क्वेश्चन न्यूज़ में आया है, राइट। सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।